अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट सेट या MSc एंट्रेंस की तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है सेल बायोलॉजी का तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम पूरे CSIR नेट लाइफ साइंस सेट MSc एंट्रेंस की लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट करवा रहे हैं, पूरे यूनिट कंप्लीट करवा रहे हैं, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है गुरुदक्षिणा के रूप में। ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लेक्चर में सेल बायोलॉजी का बेसिक्स देखा था। अब हम सेल्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ये तो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोट्स मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं और प्लांट और एनिमल और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। चलिए देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में के स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है और क्या क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जीनोम प्रेजेंट होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। साइटोप्लाज्म मीन्स सेल का फ्लूइड। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। आप ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। हम कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो लिखते नहीं हैं फिर भी बताते हैं, हम इसी तरीके से नोट्स बनाया करते थे। ठीक है, का जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म मीन्स सेल का फ्लूइड और सेल के बाहर का फ्लूइड मीन्स एक्सोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल जो कि एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस सेल के पास रिजिड सेल वॉल होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे होती है। ठीक है, ये था प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। हमको बता ही देते हैं कि साइटोप्लाज्म एंड एक्सोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। Cytoplasm means inside fluid of the cell. And exoplasm means outside fluid of the cell, यानी कि सेल के बाहर का फ्लूइड। ठीक है, अगर आपको इससे कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पिन ज़रूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दें। ठीक है, ये सब हमने आपको बता ही दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा ठीक से। चलिए अब यूकैरियोटिक सेल की तरफ थोड़ी नज़र दौड़ाते हैं। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आपने 11-12 में पढ़ भी रखी होंगी, लेकिन ये CSIR नेट्स के सिलेबस में सेल बायोलॉजी में मेंशन है, इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। कुछ बच्चों के तो ग्रेजुएशन मास्टर में आने के बाद बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते, लेकिन ये CSIR नेट के क्लासेस देखने के बाद बेसिक्स भी क्लियर होते हैं और MSc के सेमेस्टर भी क्लियर होते हैं बहुत इजीली, क्योंकि MSc के जो भी सेमेस्टर है वो इनसे रिलेटेड ही है। कि यूकैरियोटिक सेल है, इस तरीके से इसमें सारी सेल ऑर्गेनाइज होती है। साइटोप्लाज्म में कोई सेल प्रोकैरियोट्स में कोई सेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है, यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनाइज होती है। इस तरीके से यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है। PM मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस के इनर लेयर से अटैच्ड होता है। नेक्स्ट वन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो कि डबल बाउंड सेल ऑर्गेनाइज होती है। उसके बाद वैक्यूम, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं,
और राइबोसोम्स। इसमें 80s राइबोसोम्स होते हैं और प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट वन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें यह सब सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती है। आप नोट डाउन करते जाइए और एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ करते जाइए। बहुत ही सिंपलेस्ट है। अगर आपको ये क्लियरली विजिबल नहीं है या समझ नहीं आ रहा है तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बनी हुई होती है। आप उस पर से देखकर अपने नोट्स मेंशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक हम कमेंट में दे देंगे, ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिए। ठीक है, इसे फटाफट से नोट्स कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। हमें बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द यूट्यूब पर कामयाब हो और अपनी टीचर्स की जर्नी को और अच्छे तरीके से ग्रो कर सके ऑनलाइन की दुनिया में। ठीक है, अब इसमें कुछ डिफरेंस देखते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्रोकैरियोट एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। एंड यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है और कुछ सिंगल मेम्ब्रेन भी होती है। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स होता है। थर्ड वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में ही प्रेजेंट होती है, चाहे सिंगल सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो या डेड सेल हो या लिविंग सेल हो। हर किसी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही होती है। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई भी सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है और एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो एक 2-3 सेल का सेल फ्लूइड यानी कि साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, फिर सेल कैसे कहलाएगा। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है एक सेल के पास, जैसे कि हमारे पास एक घर का होना ज़रूरी है रहने के लिए, वरना सारे लोग सड़क पे रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन से लोग किस घर के हैं। इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको समझ नहीं आता है तो हम एग्जांपल देकर समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आपको पता है, क्योंकि जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इसका जीनोम न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। एंड यूकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो भी डबल बाउंड सेल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। ठीक है, ये थे इनके दोनों के डिफरेंस कि इसमें क्या होता है उसमें क्या नहीं होता है, ये हमने देख लिए। अब आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इसलिए हमें इसे रफ कर करके ही पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपना एक स्टूडियो सेटअप कर सके। ठीक है, आप जानते ही हैं स्टूडियो सेटअप करने के लिए कितना ज़्यादा अमाउंट खर्च होता है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। बाकी हमें और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, हम फ्री में आपको पूरी CSIR नेट की सीरीज़ कंप्लीट करवाएंगे। एटलीस्ट आपने 10 यूनिट्स भी कर ली ना 14 में से, तो आपका सिलेक्शन ही नहीं रैंक निकल के आएंगी, ठीक है। हम एक गाइडेंस सेशन भी लेकर आएंगे कि इन 5 महीनों में हम CSIR नेट की तैयारी ज़ीरो से कैसे करें, ठीक है। अगर आपको वो गाइडेंस सेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट में पिन कीजिए कि गाइडेंस सेशन चाहिए मैम, ठीक है। तो हम गाइडेंस सेशन लेकर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ मेजर डिस्कवरीज हुई थी सेल बायोलॉजी में, वो देखते हैं एक एक करके। इस पे मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है या फिर सेक्शन बी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ रॉबर्ट हुक, जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है सेल बायोलॉजी के। इनको तो बच्चा जानता ही होगा। रॉबर्ट हुक इन 1665 इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था। इन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है, इन 1665 में। फर्स्ट डिस्कवर ऑफ सेल वो भी कैसे किया था, इन्होंने प्लांट की एक कॉर्क ली थी जो कि डेड सेल होती है, उसमें इन्होंने सेल को देखा था किस तरह होता है। प्लांट की कॉर्क आपको पता ही है कि वो डेड सेल से बनी हुई होती है, इन्होंने वो देखा था, इसलिए इनको साइंटिस्ट करार दिया गया। ये एक डेड सेल होती है कॉर्क प्लांट की। रॉबर्ट हुक इन 1665। बहुत इजी है सेल बायोलॉजी यूनिट कंप्लीट करना। बस बात इतनी है कि थोड़ा लंबा लंबा सिलेबस है, कवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी अदर लेक्चर के मुकाबले में, इसलिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। रोज़ाना 1-2 क्लासेस तो लेनी ही लेनी है। हमारी 2 लेक्चर सीरीज़ एक साथ चल रही है यूनिट की, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। फिर हम इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग की सीरीज़ लेंगे, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी अपनी डिस्कवरी की, उन्होंने एक माइक्रोफोबिया नाम की बुक में पब्लिश्ड की। दे ऑल डिस्कवरी आर पब्लिश्ड इन द नेम ऑफ माइक्रोफोबिया बुक। माइक्रोफोबिया बुक एक नाम की बुक है जिसमें उन्होंने अपनी सारी डिस्कवरीज पब्लिश की है, ठीक है। इस बुक का नाम आपको याद रखना है। एंड फर्स्टली यूज सेल वर्ड। जो सेल वर्ड है इन्होंने ही फर्स्ट यूज़ किया था जब इन्होंने कॉर्क में डेड सेल को देखा था, एंड उसे नाम दिया सेलुला। सेलुला एक लैटिन वर्ड्स है जिससे सेल वर्ड निकल के आया है। बहुत इजी है, याद रखना है। 4 नंबर के लिए सेक्शन सी में भी मैचिंग आ सकती है और सेक्शन बी में भी आ सकता है, क्योंकि अब DVT मर्ज हो गया है, इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि इतने आसान क्वेश्चन तो ना आए। फिर भी याद करना हमारा काम है, क्योंकि अब हम नेट क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर ही बनेंगे, इसीलिए हर चीज़ का मालूम होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड वन देखते हैं। सेकंड साइंटिस्ट आए थे एंटन वॉन लीवनहुक। in 1673 ठीक है। जो एंटन वॉन लीवनहुक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहली बार सेल को देखा था। इनके पास बहुत बड़ी सी लैब थी। इन्होंने पहली बार सेल को माइक्रोस्कोप में देखा था, जो कि हरकत कर रहा था, यानी कि मूवमेंट कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे नाम दिया एनिमल्क्यूल्स।
एनिमल क्यूज मीन्स लिटिल एनिमल, एक छोटा सा जानवर। दे वेयर फर्स्ट सेल सी इन द माइक्रोस्कोप, इन्होंने माइक्रोस्कोप में पहली बार सेल को देखा और नाम दिया एनिमल क्यूज। एनिमल क्यूज मीन्स लिटिल एनिमल। ठीक है, क्लियर एवरीवन? कोई डाउट रहा तो कमेंट में पिन ज़रूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में जिस भी बच्चे ने डाउट पिन किया है उसका नेम लेकर बताएंगे कि इस बच्चे का ये डाउट था इसलिए हमने क्लियर किया। ठीक है, अगर ये थ्योरी आप नोट डाउन करते हैं तो आपके सेमेस्टर में भी काम आएंगे और एज इट इज़ लिखोगे डायग्राम पूरी मेंशन करके तो आपको आउट ऑफ नंबर मिलेंगे। और वैसे भी एमएससी में तो बहुत ही कम मार्क का पेपर होता है, 60 मार्क, जबकि बीएससी में बैचलर्स में 80 मार्क का पेपर होता है। इसीलिए पेपर निकालना इजी हो जाता है एमएससी में, क्योंकि हमें बहुत ही मोटा मोटा ऊपर से नहीं पढ़ना होता है, हमें हर चीज़ डेप्थ में जाकर पढ़नी होती है। इसलिए इतने कम मार्क का पेपर रखा गया है। ये सब हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को? एक के बाद एक इसी तरह हम डिस्कवरीज देखेंगे। और जो थर्ड वन थे वो रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने उसकी डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। आई थिंक जो रेड पेन है वो क्लियरिटी विजिबल नहीं है आपको, तो ठीक है, हम रेड पेन का यूज़ कम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बच्चे का कमेंट आया था लेकिन हमने ज़्यादा उसे वो नहीं किया, अगर एक ही पेन से लिखेंगे तो अच्छा नहीं दिखता है नोट्स, इसलिए हमें रेड पेन यूज़ करना ही पड़ा। लेकिन जो ब्लैक पेन है ना उससे बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है बोर्ड पर। हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड ले लें, उससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता टीचिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेल थ्योरी देखते हैं जिसमें सेल्डिन है, सिस्टवान ने किया था। सेल्डिन जो थे वो शेल्डिन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, यानी कि उन्होंने बॉटनिस्ट में अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। एंड सिस्टवान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, यानी कि उन्होंने अपनी मास्टर्स जूलॉजी में कंप्लीट की थी। इन 1839 इन्होंने अपनी सेल की थ्योरी जो डिस्कवर की थी वो 1839 में की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज इस धरती पे, इस दुनिया में और इस अर्थ पर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनकी परवरिश हो रही है, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, काय से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। इन्होंने सिर्फ 2 ही बातें कही थी जिसकी वजह से ये इतने फेमस हो गए। इन दोनों ने मिलकर साथ में काम किया था लैब में। 2 ही लाइन कही थी लेकिन बहुत ही शानदार और बहुत ही फेमस लाइन कही थी जो आज तक किसी ने नहीं कही। क्या कहा इन्होंने कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी जितने भी जिंदा जानदार है वो सब कैसे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। एंड सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं हमारी बॉडी के वो सेल्स ने ही बनाए। एंड जितने भी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज वो है, सिस्टम्स है, वो टिश्यू है, ऑर्गन है, वो कैसे काम करते हैं, सेल से ही काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आए 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी दिया गया हमें। कुछ लोग बोलते हैं कि आए ही क्यों थे पता नहीं साइंटिस्ट, और क्यों ही देके गए हमें ये सारी थ्योरी,
अगर ये नहीं देकर जाते तो हमें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती, बस हम ऐसे ही जीते और चले जाते। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो टीचर बन रहा है उन्हें ही पता होना ज़रूरी है, एवरी ह्यूमन्स यानी कि सारे दुनिया के लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, इन 1885 में मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई, जो कि रॉबर्ट विचू ने दी थी। इन्होंने कहा था, एक ही लाइन कही थी, एनिमल सेलुला ई सेलुला। कितना अजीब सा लाइन लग रही है ना, हमने कभी ऐसी लाइन सुनी भी नहीं होगी। एनिमल सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि all living cell arises प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो नया सेल बनता है वो पुराने ही सेल से बनता है। ठीक है, जैसे कि पुराने सेल मीन्स हम मीन्स पेरेंट्स, एंड जो न्यू सेल बनाए हमारे ऑफस्प्रिंग जो हमने प्रोड्यूस किए। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है, एनिमल सेलुला ई सेलुला, जो भी नया सेल बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है। ठीक है, ये सब हमने आपको समझा ही दिया, आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम रफ करके नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। और आज का लेक्चर, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट